ग्रेड 10 को भी भेज देंगे। अच्छा, इंडाइसेस के कुछ टाइप के सवाल इस तरह के भी आ सकते हैं, वो टाइप मैंने नहीं करवाई है, देख ले क्या टाइप है वो। काइनेमेटिक्स भी आई थिंक पेपर 1 में नहीं है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल 64 पावर 2n इज इक्वल्स टू, सॉरी 2 पावर 2n, इस तरह का कोई सवाल। 2 पावर 64 इज इक्वल्स टू 2 पावर 2n, फाइंड n। कौन कर सकता है भाई ये सवाल? मैं हाँ, मैं कौन कर सकता है ये सवाल? मैं मैं बताओ। मैं कर सकता हूँ। कर लो ना, बकरी कर लो फिर। मैं भाई इनवर्स प्रोपोर्शन वगैरह भी आ रहा है, इंडाइसिस भी इस तरह का आ रहा है। पेपर बंधु यार मैंने गलती कर दी है कोई, शद्दैद आसान देती है, शद्दैद। साइमल्टेनियस सर में सही रिवाइज है नहीं ना, कर, हम मार्क हो गया। सेट्स भी आ रहे हैं, साइमल्टेनियस में नहीं रिवाइज करवा रहा आपको। बेरिंग आ रहा है भाई, अपने वो लेके जाइएगा, बात सुने, अपनी ज्योमेट्री। हाँ, लोसाई आ सकता है, ज्योमेट्री लेके जाइएगा अपनी। चले, ये सवाल ऐसे होगा कि बोथ साइड्स पे आपको बेसिस सेम करनी है। 64 कैन आल्सो बी रिटन इन दिस 2 की फॉर्म। पावर 5। 64 2 की पावर 6, 2 से करना स्टार्ट करें। 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, सही है। सो ये 1 2 3 4 5 6, 64 की जगह आई कैन राइट 2 पावर 6 इज इक्वल्स टू 2 पावर 2n। नाउ जब बेसिस ये सेम हो जाए और बीच में इक्वल टू का साइन हो, प्लीज लिसन, बीच में इक्वल टू का साइन हो तो 2 and 2 कैंसिल होके पावर्स इक्वेट हो जाती है। पावर्स क्या हो जाती है? इक्वेट। So now n की वैल्यू विल बी 6 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू n, दैट इज n इज इक्वल्स टू 3। इस तरह का सवाल मैं आपको क्यूब में भी दे सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल 9 क्यूब रूट ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 3 पावर 3n, ऐसे भी कर सकते हैं, सही है। नाउ 9 को आई कैन राइट एज अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, 3 पावर 3n। 3 स्क्वायर को आई कैन राइट 3 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3 पावर 3n। एंड दिस कैन, चले यहाँ पे सवाल को डिफिकल्ट करने के लिए क्यूब रूट ले लेते हैं। क्यूब रूट, ये नहीं, क्यूब रूट ले लिया मैंने, सही है। क्यूब रूट से क्या होगा? पावर आएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 3, सही है। नाउ 3 से 3 कैंसिल, 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3n, ये वाला 3 यहाँ आ जाएगा। 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू n, n की वैल्यू आ गई 2 अपॉन 9, सही है। कोई भी अगर इस तरह का सवाल आ जाए, भाई प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स करो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स अगर करना है तो ये हो जाएगा किसका? 62 का, ऑफ 62। तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 2 31, चलो सवाल ये सब बेकार हो गया। 31 तो किसी प्राइम नंबर हो गया, चलो नंबर चेंज करते हैं, 64 कर देते हैं इसको, 64। तो ये हो जाएगा 32 2 16 2 8 2 4 2 2 and 2 1। so इसका 2 पावर 6 हो गया प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, सही है। इस तरह कोई भी नंबर आए तो आप उसको, आपको देखना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा, सही है। एंड इसके अलावा सर एक क्वेश्चन है वर्कबुक से, मैं आपको अभी ढूंढ के बताता हूँ, प्लीज वो जरा करवा दें। अच्छा वो सही है। आपने पिछली बार रिपीट अच्छा, करने दिया अगर अब था। मैं कोई ऐसा नंबर दूं, 22n इज अ स्क्वायर नंबर, फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ 22 के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स चाहिए होंगे। 22 2 11 11 1, सो 22
हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 11। एंड अगर यहाँ पे स्क्वायर नंबर लिखा होगा देन यू विल हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑफ 22n, स्क्वायर रूट ऑफ 22। अगर यहाँ क्यूब नंबर लिखा होता तो हम क्यूब रूट लेते हैं। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 22n। 22 की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय n। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपके पास स्क्वायर्स कंप्लीट नहीं हो रहे। अगर तो ये स्क्वायर नंबर है तो फिर 2 और 11 के ऊपर स्क्वायर लगा होना चाहिए। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, assume value of n such that the squares on 2 and 11 are completed। मतलब कि ऐसी वैल्यू अज्यूम करें n की कि 2 और 11 का आपस में क्या हो जाए, स्क्वायर बन जाए। सो मैं क्या करूंगा, n इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 ही अज्यूम कर लूंगा। सो इन आवर केस 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 11, ये मैंने n की जगह लिख दिया, n की जगह। सो नाउ यू कैन क्लियरली सी ये मेरा बन गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये मेरा बन गया 11 स्क्वायर। नाउ जो इसका मतलब है जो मैंने n की वैल्यू अज्यूम की है ये करेक्ट वैल्यू है। सही है, इट कैन बी एनीथिंग। कभी कभार स्क्वायर पहले से बना हुआ होता है, फॉर एग्जांपल इस तरह की सिचुएशन होती। अनदर सिचुएशन लिख दूं, अगर इस तरह की 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय n, फॉर एग्जांपल ये होती। अब आपको n की ऐसी वैल्यू अज्यूम करनी पड़ती कि देखें 2 का स्क्वायर तो कंप्लीट है, तो इसको आप n में अज्यूम नहीं करेंगे। यहाँ पे 3 एक मिसिंग है और एक 5 मिसिंग है। 5 कैसे मिसिंग है, आपको स्क्वायर, मैं बोल तो यही रहा हूं कि स्क्वायर आपको करनी है पावर, लेकिन एक्चुअल में इसकी जो मैथमेटिकली चीज है वो ये है कि पावर इवन हो जाए, आपकी पावर क्या हो जाए, इवन हो जाए। मैं लिख देता हूं, अज्यूम वैल्यू ऑफ n सच दैट द पावर्स, एक सेकंड यहाँ इसको ना इसको कर वापस सही से लिख देना, एक्चुअल लिख देना है, अज्यूम वैल्यू of n such that the powers on all integers become even। तो हमारी लेफ्ट साइड वाली एग्जांपल पे एक n की वैल्यू अगर मैं 3 ले लूं और साथ में 5 ले लूंगा तो ये मेरा 5 पावर 4 बन जाएगा एंड 3 पावर स्क्वायर बन जाएगा, तो मेरा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। सही है। अच्छा, इसके अलावा सर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14b जो है पेज 41, अगर आप वो करा दे तो बेहतर होगा सर। डायसिस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म का। पेज क्या है, 41? जी सर 41। कौन सा? 14b, ये वाला। ओ भाई ये पहले करवा चुका हूँ और अभी वापस नहीं करवा रहा, ये नहीं आ रहा पेपर में, आप चिल करो, खुश। अच्छा बस सही है। लास्ट मंथली टेस्ट में ये दिया था और कराने देने के बाद 2 दफा क्लास में सॉल्व किया था। अभी आप किसी को सवाल पूछना भी नहीं चाहिए, ये वाला नोट्स गो थ्रू करो, पहले मैंने सॉल्व किया है वो वाली वर्किंग होगी ना, गो थ्रू करें उसको। बड़ा आसान पेपर 1 बना दिया एक तो मैंने, वो गुस्सा आ रहा है, वापस लूंगा मैं, मिड टर्म आपका मॉक लूंगा। एक मिनट, क्या मतलब सर वापस लेंगे? ये मैंने गलती से बंद कर दिया है, वो मैसेजेस आए हैं मैंने देखे नहीं। सर ये हमारा एडमैथ्स का पहला चैप्टर था जी सर, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। बेटा कौन सी चीज, n की वैल्यू 3 तो नहीं थी मैंने, 3 into 5 ली थी। 2 पावर 5 नहीं भाई, 2 पावर 5 से क्या फायदा होगा। जिसको जो सवाल पूछने वापस पूछे, मैंने मिस आउट किया, मुझे नहीं पता आप लोग क्या पूछ रहे हो। अच्छा कहाँ जा रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन पे जा रहा था। सर काफी है सर आज के लिए। बेटा आपके पास भी ना एक
एक ऑप्शन होगा आपके पास लीव द मीटिंग का, वो आप चूज कर लो, अच्छा लगेगा आपको काफी। सर अच्छा आपने भाई, दूसरे स्कूल भी तो जाना था। ट्रांसफॉर्मेशन वो क्लास कैंसिल कर दी है मैंने बेटा, ए लेवल्स की थी कैंसिल। पेज 142। चलो भाई, ट्रांसफॉर्मेशन एक दो सवाल करते हैं हम लोग। रोटेशन हो रही है, एनलार्जमेंट। सर स्केल फैक्टर निकालने के लिए हम जो ग्रेडियंट निकालते हैं ओ भाई, जो ओ मिरर लाइन होती है स्केल उसमें से फैक्टर, ओ भाई काम डाउन काम डाउन, स्केल फैक्टर कहाँ से आया? स्केल फैक्टर एनलार्जमेंट में होता है, रिफ्लेक्शन में नहीं होता। अच्छा मैप्स क्यू ऑन टू आर, क्यू का है भाई, क्यू ऑन टू आर रिफ्लेक्शन है, बट आसान वाली है, मुश्किल वाली रिफ्लेक्शन करेंगे हम लोग। सवाल गुजरा है ऊपर ये। चले पहले आप ये सवाल करके दिखाएं मुझे। इसका पार्ट 1, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्रायंगल ए ऑन टू बी। ये करें, ए ऑन टू बी वाला पार्ट करें, ए ऑन टू बी वाला पार्ट करें भाई। अभी मैंने क्या क्या बताया? ट्रिग्नोमेट्री पेपर 1 में नहीं आ रहा, स्टैटिस्टिक्स नहीं आ रहा, ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस नहीं आ रहा। इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा पढ़ भी नहीं, हर चीज तो नहीं बताऊंगा। चले, ए ऑन टू बी क्या लगता है कैसे मैप कर रही है? लेट्स फर्स्ट डिड्यूस, पहले डिड्यूस करते हैं कि चारों ट्रांसफॉर्मेशन में से ट्रांसलेशन ये नहीं है, क्योंकि ये फ्लिप हुई हुई है इमेज, ट्रांसलेशन नहीं है। रोटेशन अगर होती तो देखें, इसकी जो ये वाली साइड है, ये साइड आपकी उल्टे हाथ पे है, डायग्राम के लेफ्ट हैंड पे है, तो अगर रोटेशन होनी होती तो ये जहां भी जाता ये देखें यूं होती रोटेशन, यूं। सही है, रोटेशन ये यूं होती अगर ये रोटेट यूं करके हो रहा है ना। सही है, और लेकिन डायग्राम यहाँ गया हुआ है तो ये रोटेशन वो नहीं है, आई मीन रोटेशन नहीं है, तो ये क्या ट्रांसलेशन है? ये रोटेशन भी नहीं है, ट्रांसलेशन नहीं है, रोटेशन नहीं, इनलार्जमेंट भी नहीं है, तो पीछे क्या बच गया? रिफ्लेक्शन। 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 रिफ्लेक्शन का कैसे पता चलता है? बिकॉज फ्लिप हो गया है, फ्लिप हो गया। जो इसकी हाइपोटेन्यूज साइड है, हाइपोटेन्यूज साइड कौन सा यूज कर रहा था, यहाँ फेस कर रही है, एंड इमेज के ए ऑन टू बी है, बी ऑन टू ए ऑन टू बी है, तो कोई मसला नहीं। ये यहाँ फेस कर रही है, इसकी हाइपोटेन्यूज अपवर्ड्स, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज डाउनवर्ड्स फेस कर रही है। सो 99% ऐसा केस आपका होता है रिफ्लेक्शन में, तो ये रिफ्लेक्शन है। पहली चीज हमने कर ली रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। सही है, अब आपको बताना है कि मिरर लाइन क्या है आपकी। रिफ्लेक्शन में दो चीजें होती है ना, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन एंड मिरर लाइन। तो मिरर लाइन, व्हाट डू यू थिंक? मिरर लाइन के लिए आपको मिड पॉइंट चाहिए होता है, तो यहाँ से मैंने मिड पॉइंट काउंट करना शुरू किया। मैं तो बॉक्सेस काउंट करता हूँ, एक डायगोनल बॉक्स, दो डायगोनल बॉक्स, तीन डायगोनल बॉक्स, चार डायगोनल बॉक्स, पांच डायगोनल बॉक्स। पांच डायगोनल बॉक्स में मैं वहां पहुंच पा रहा हूँ, तो इसका बीच का हो जाएगा 2.5, ये रहा 2.5 का डायगोनल बॉक्स। इसी तरह एक और कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, ये एक डायगोनल, दो डायगोनल, तीन डायगोनल, चार डायगोनल, पांच डायगोनल, छह डायगोनल। तो तीन डायगोनल पे मैं जाऊंगा। सही है, हाफ, बिल्कुल ये रहा मेरा हाफ। दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये वाली जो लाइन है मेरी, आप लोग बेशक मिड पॉइंट से कर लें, ये वाली जो मेरी लाइन है ये मेरी मिरर लाइन है। इसमें मैं क्लियरली दे सकता हूं अपने कोऑर्डिनेट्स 1 -1, 2 -2। एक पॉजिटिव है जो दूसरा नेगेटिव है, ऐसी लाइन को बोलते हैं y इज इक्वल्स टू -x। तो यहां पर आ जाएगा रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल्स टू -x।
करेक्ट, जिसने जो पता है करेक्ट पता है। एक ने y इक्वल्स टू x बोला है, दैट इज नॉट द केस। इसने करेक्शन भी कर लिया नीचे। लोअर एंड अपर बाउंड बेटा मैं थक गया हूँ बस अब, लोअर एंड अपर बाउंड थक गया हूँ। एक दफा गो थ्रू हिम्मत हुई तो करवा दूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन देख लूँ जरा मैं। सही है। अच्छा, रिफ्लेक्शन रिवाइज हो गया। लेट मी फाइंड सम मोर क्वेश्चंस। enlargement है, फॉर दिस enlargement राइट डाउन द स्केल फैक्टर। हाँ भाई, स्केल फैक्टर कैसे ढूंढेंगे इसका? P ऑन टू Q है, बहुत आसान है। इसके आप वो ले लें, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ले लें। तो ये P की जो बेस है और Q की जो ये अपवर्ड साइड पे जो बेस है, इनके देखें, P के पास 2 बॉक्सेस हैं एंड Q के पास 4 बॉक्सेस हैं। तो स्केल फैक्टर का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है वो होता है K इक्वल्स टू इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ। कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्वियसली मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 बॉक्सेस थे और ये 2 थे। 1 जा 2 जा 2 है आपका स्केल फैक्टर। अच्छा, 2 है अलोंग, गौर करें डायग्राम फ्लिप हो गया है। डायग्राम कैसे फ्लिप हो गया? सॉरी फ्लिप नहीं, अपसाइड डाउन हो गया है। इसका मतलब अपसाइड डाउन का मतलब नेगेटिव स्केल फैक्टर है। चलो, अच्छा, एक मिनट, मुझे समझ नहीं आई ये बात। क्या बात? डायग्राम नजर आ रहा है आपको कि फ्लिप हो गया है? हाँ अगर अपसाइड डाउन, अगर इसको अपसाइड डाउन ना होना होता तो बेस आपकी पी की तरह ही रहती। ठीक, सही है। तो इस वजह से आपने नेगेटिव स्केल फैक्टर बोल जी दिया। नेगेटिव स्केल फैक्टर लिया मैंने। चलो ये सवाल कर लेते हैं, बस फिर एंड करते हैं। रोटेशन भी एंड ट्रांसलेशन इसमें रिवाइज हो जाएगी थोड़ी सी। सर 2 मिनट ऊपर कर दें, उसकी येलो से जो लिखा है उसकी फोटो लेनी है। थैंक यू, हो गया। -2 करेक्ट दुआ। चले, इस सवाल में पहला पार्ट है द ट्रांसलेशन -3 टू मैप्स A ऑन टू C। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैंने ट्रांसलेशन का फॉर्मूला लिखवाया हुआ है आपको। ऑब्जेक्ट प्लस ट्रांसलेशन शैल गिव यू इमेज। सही है। सो अब ये आपको करना पड़ेगा फॉर एवरी कोऑर्डिनेट, ईच कोऑर्डिनेट पे करना पड़ेगा आपको A के। तो मैं ये इस तरह फॉलो नहीं करता। मैं क्या करता हूं, ऑब्जेक्ट से इमेज जाने के लिए ट्रांसलेशन के स्टेप्स फॉलो करता हूं। -3 टू हर कोऑर्डिनेट से, -3 मतलब 3 स्टेप्स टू लेफ्ट, 2 स्टेप्स अपवर्ड्स। मैं डायरेक्ट करता हूं। सही है। आपको मैंने दोनों चीजें पता ही नहीं है, आप ये भी कर सकते हैं। एक दफा ये भी करके दिखा देता हूं। ऑब्जेक्ट का एक कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने 2,1, 2 1। ट्रांसलेशन है -3 2। तो 2 -3 हो गया -1, 1 + 2 हो गया 3, -1 3। ये आपका हो गया इस कोऑर्डिनेट का इमेज, -1 -1,3। सही है। ये हो गया मेरा A डैश, सॉरी ये A है, ये हो गया मेरा A डैश। ये मैंने एक आपको, अब आपको इस तरह इक्वेशन यूज करते हुए बाकी दो के साथ भी करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट करता हूं फॉर यूजिंग दिस। -3 2 का मतलब है A से 3 स्टेप पीछे जाऊं, 1 2 3, 2 ऊपर जाऊं, मैं डायरेक्ट आ गया। यही सेम चीज करूंगा इसके साथ, 3 स्टेप पीछे जाऊं, 2 स्टेप ऊपर जाऊं, ये आ गया। सेम स्टेप इसके साथ, 3 स्टेप पीछे, 2 स्टेप ऊपर, ये आ गया मेरा डायरेक्ट। इक्वेशन यूज करने में मेरा टाइम जाया होता है। कौन सा कोऑर्डिनेट है? C कोऑर्डिनेट है। सही है। ड्रॉ एंड लेबल ट्राइंगल C। द रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, सेंटर 2,0। मैं अपना ये चेंज करता हूं कलर। 2,0 मेरा ये रहा सेंटर मेरा। मैप्स A ऑन टू D। सही है। रोटेशन है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो फॉर दैट आई विल स्टार्ट यूजिंग नॉट दी साइन बनाऊंगा। पहले सेंटर से देखूंगा कि मेरे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने दूर हैं। कोऑर्डिनेट्स मेरे ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स, ये मेरा सेंटर से सिर्फ एक ब्लॉक ऊपर गया तो ऑब्जेक्ट आ गया मेरा। सही है। एक ब्लॉक ऊपर गया तो मेरा ऑब्जेक्ट आ गया। सेंटर से A जाने के लिए एक ब्लॉक ऊपर जाऊंगा तो आ जाएगा। ये मेरी हो जाएगी 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन। जैसे ही ये रोटेट होगा, जैसे ही ये रोटेट होगा, तो जो मेरी ये वाली लाइन थी ये आ जाएगी इधर। 1 मेरा यहाँ बन जाएगा A डैश के लिए। सही है। तो अब मैं सेंटर से राइट पे जाऊंगा अपने A डैश के लिए। ये हो गया मेरा A डैश।
अगर ये सवाल पूछने से पहले ना जो सवाल लिखा हुआ है वो पढ़ लो, पार्ट बी पढ़ लो, खुद ही जवाब मिल जाएगा। रिफ्लेक्शन में मैंने कब नार्जी साइन यूज किया है? फॉर सेकेंड कोऑर्डिनेट सेंटर से मैं जाऊंगा, लेट्स गो टिल बी। सो एक ऊपर एंड दो राइट, एक ऊपर दो राइट, ये है मेरा, मैं ऑब्जेक्ट पे गया हूं। इसके इमेज के लिए मुझे 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है, सही है। तो मेरा नार्जी साइन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, जो मेरी ये वाली जो मेरी लाइन थी, ये वाली, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज के बाद ये बन जाएगी मेरी, सही है। तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी वैल्यूज 1 2, दिस विल टेक मी टू बी डैश। सो 1 एंड 2, ये आ गया मेरा बी डैश, बी डैश, ये आ गया मेरा। सर ये जो 1 एंड 2 है ये कोऑर्डिनेट है क्या है? स्टेप्स है, ब्लॉक्स है, स्टेप्स है। स्टेप्स है ना। 1 स्टेप, 2 से 1 स्टेप राइट 3 पर आ गया और 2 स्टेप नीचे चला गया मैं। बॉक्सेस हैं ये। ऐसा क्यों लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन पहले कभी नहीं पढ़ी? ये कभी क्लियर नहीं हुआ था ट्रांसफॉर्मेशन में। इतना सिंपल चीजें पता नहीं 2-3 हफ्ते पढ़ा है ये ऐसा सवाल पहले नहीं पूछा आपने मुझसे? 3 पूछा हफ्ते था पढ़ाया मैंने। लेकिन आपने बताया भी था, लेकिन फिर भी कुछ ज्यादा खास क्लियर नहीं हुआ था। अब क्लियर हो गया? काफी हद तक। चलो नेक्स्ट फिर आप लोग करेंगे। ये वाला कोऑर्डिनेट सी है आपका, ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट है सी आपका। मुझे पता है ये सेंटर से कितना दूर है, फिर इसको हम रोटेट करेंगे यहाँ पर, सही है। मुझे पता है सेंटर से कितना दूर है ये। सर 2 और 4। 2 ऊपर एंड 4 इधर आ जाऊंगा बेटा मैं। ऐसे रैंडम कौन जवाब देता है? रैंडम जवाब नहीं दो, फॉलो करो स्टेप्स सर को। 2 एंड 2। करेक्ट, उसको रोटेट करके बताओ मुझे क्या आएगा। हुमेरा करेक्ट। ओ भाई ट्रांसलेशन थोड़ी है ये, रोटेशन है, पार्ट बी कर रहे हैं हम लोग। तो समझ सर वो सवाल। 2 राइट और 2 नीचे आ जाएगा। एग्जैक्टली करेक्ट हो गया आपका, सही है, समझ आ गई है। तो आपका सी पे जाने के लिए 2 अप एंड 2 राइट, मैं डायग्राम से गया हूं, रोटेशन की वजह से ये चीज मेरी शिफ्ट हो जाएगी 2 2 एंड दिस विल टेक मी टू इमेज। सो अब मैं यहाँ से अपने क्या नाम है, सेंटर से मैं 2 स्टेप्स जाऊंगा राइट एंड 2 स्टेप्स जाऊंगा डाउन। ये आ गया मेरा सी डैश, डायग्राम मेरा बन गया ऐसे। बस यही करना होता है। जी, ये क्या है, लेबल डी करेंगे इसको हम। ये आ गई रोटेशन आपकी। और अगर सर जैसे कि कोई क्वेश्चन आता है रिफ्लेक्शन से, उसमें हमें कोई और ट्रायंगल बनाना होता तो फिर वो किस तरह होता? तो वो नार्जी साइन से नहीं होता वो। वो तो नार्जिस खाली ट्रांसलेशन के लिए होता है? सिर्फ रोटेशन। रोटेशन है, सॉरी, रोटेशन के लिए। देख लेता हूँ भाई, डिस्क्रिप्शन ही आ रही है सारी है, कहीं पे बनाने को आ जाए तो बनाते हैं। रिफ्लेक्शन में बनाने को क्यों नहीं आ रहा? और सर आप शाम में अवेलेबल होंगे ना? भाई यार खुदा का खौफ करो, मैं संडे है मेरा, 4 यहीं बज गए। बेटा सेंटर ढूंढने के लिए आर यू टॉकिंग अबाउट रोटेशन? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रोटेशन देन सेंटर ढूंढने के लिए आपके वो लोसाय वाले वो लगेंगे, 2 कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढेंगे आप, सही है। 2 पेयर्स ढूंढेंगे, 2 पेयर्स परपेंडिकुलर, दोनों के बाइसेक्टर्स ढूंढेंगे, जहां पर दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, दैट विल बी द सेंटर ऑफ रोटेशन। रिकॉर्डिंग में ये वाली बस बंद कर